वेलकम। तो अब थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकल पार्ट में आ रहे हैं और जैसे अभी करीब हम लोगों ने 4 सवाल लगाए, 4 प्रॉब्लम सॉल्व किए और एक प्रॉब्लम यही सॉल्व किए, 2 मेथड से किए, एक डी लैम्बर्ट से और एक एनर्जी मेथड से। एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम लिया, वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम लिया और ये आपका एक पेंडुलम का सिस्टम लिया। इन्हीं प्रॉब्लम को 2 मेथड से किया और हर बार देखा क्या गया कि स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए इक्वेशन आती है mx डबल डॉट के एक्स इक्वल टू 0 और पेंडुलम के लिए इक्वेशन आती है एल थीटा डबल डॉट प्लस जी थीटा इक्वल टू 0। ये किसी भी मेथड से किया जाए इक्वेशन से ही आ रही है। एक बात यहाँ ये निकल के आई। दूसरी बात ये निकल के आती है कि अगर आप देखें कि मैथमेटिक के हिसाब से कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है, दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव्स है, यहाँ सिंगल डेरिवेटिव, यहाँ पे कहते हैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मेट सेम है। तो अगर इसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालें विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो दोनों का सॉल्यूशन का जो फॉर्मेट होगा वो भी सेम आएगा। सिंपली खाली कांस्टेंट ही तो बदल रहे हैं। तो यहाँ फिर से मुझे एक बात जोड़नी है कि जब तक हमारे पास सिस्टम अनडैम्प्ड और फ्री होगा और सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का होगा, तब तक ले इक्वेशन ऐसी ही आएगी। बस ये जो कांस्टेंट है, कभी m है, कभी l है, k है, g है, ये कांस्टेंट बदलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट यही आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा इसका जनरल सॉल्यूशन देखेंगे और देखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। नॉर्मली आप ज्यादातर लेक्चर्स जो हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, वहां पे सीधे सीधे कहते क्या है कि इस इक्वेशन को आप निकालिए और उसको एक दूसरी इक्वेशन दी जाती है, कहते हैं उससे कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करने के लिए कहते हैं कि वो लिखते हैं ऐसे कि वी नो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये कहते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है और इसको कंपेयर कर लिया जाए। तो अगर हम लोग इसको इससे कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो हमें दिखाई क्या पड़ता है कि अगर इसको हम m से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ k बाई m आ जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m एंड ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई m। ठीक है, और इसी ओमेगा को कहा जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अभी डिस्कस करते हैं क्यों कहा जाता है। इसी को कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसको इसलिए ओमेगा n से लिखा जाता है, ओमेगा n। तो नॉर्मली जितने भी लेक्चर्स मैंने देखे हैं, ज्यादातर लोगों ने इसको ऐसे ही डील किया है। तो मुझे ये बात समझानी है कि ये इक्वेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे कह सकते हैं। अभी कैसे पता, ये तो वही जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वैसे ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये यहाँ पे ओमेगा एन का टर्म आया कहाँ से। तो अगर हम लोग मैथमेटिक्स से इसको सॉल्व करेंगे तो साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा। एक बार सॉल्व करेंगे उसके बाद करेंगे हम भी यही कंपेयर ही करेंगे, क्योंकि हम अपने वाइब्रेशन को सॉल्व करने के लिए बार बार वो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के, रूट्स निकाल के, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो फॉर्मेट क्योंकि फिक्स है, तो फिक्स फॉर्मेट के लिए कंपेयर करना ज्यादा आसान है। तो अभी हम लोग इसी पे आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग इसी में से कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। सपोज दैट हमने ये वाली इक्वेशन ले ली mx डबल डॉट के एक्स, और इसी का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास इक्वेशन है, ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और x डबल डॉट का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन है। मींस x का 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है तब ये वैल्यू आई है। तो इसको हम लोगों ने थोड़ा ओपन करके लिख लिया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये हो गया के एक्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको याद होगा इंजीनियरिंग मैथ में कि डी अपॉन डी टी को आप कैपिटल डी मान लेते थे। तो अगर डी अपॉन डी टी कैपिटल डी हो गया है तो इस इक्वेशन को दोबारा से हम लोग लिख सकते हैं एम डी स्क्वायर। डी अपॉन डी टी अगर कैपिटल डी है तो इसका स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा एम डी स्क्वायर एक्स प्लस के एक्स। ठीक है, और यहां से x को कॉमन ले लिया गया तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या बची, एम डी स्क्वायर प्लस के। ठीक, दो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन 0 होना चाहिए। 0 होने के लिए देखा जाए तो अगर हम लोग x की बात करें, x 0 हो सकता है क्या, कि तो x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x तो डिस्प्लेसमेंट है। किसी टाइम t पर जब ये इक्वेशन ड्राइव किया गया था उस टाइम पे अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस आगे या पीछे रहा होगा। इट मींस x की वैल्यू तो 0 नहीं होगी, तो x विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो एक ही केस बचता है 0 पाने के लिए कि ये जो इक्वेशन है ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये 0 हो जाए। तो 2 एम डी स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0 हो गया। इसी को हम लोग नाम जानते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन।
इसके जो रूट्स निकलेंगे उसी रूट के बेस पर ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो इसके जो रूट अगर देखे जाएं तो k को इधर ले जाएंगे माइनस के हो जाएगा। ठीक है, फिर m को डिवाइड करेंगे तो माइनस के बाई एम हो जाएगा, और जब d को देखेंगे तो d हो जाएगा अंडर रूट माइनस के बाई एम। अंडर रूट के अंदर माइनस वैल्यू आ रही है, इसका मतलब रूट्स हमारे कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। और उसको अगर सॉल्व करके देखें तो अंडर रूट वो माइनस अंडर रूट 1 को हमने लिख दिया है आयोटा। ठीक है, तो ये इसमें दिखाई क्या पड़ रहा है कि जो रूट्स आ रहे हैं d इज इक्वल टू हमने 0 बढ़ा लिया है, क्योंकि टोटल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट है, इसमें रियल पार्ट 0 है। थोड़ा सा दिखाई पड़े साफ साफ, इसलिए हमने लिखा रूट्स को 0 प्लस माइनस आपका इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें हमें दिखाई क्या पड़ रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में के रूट्स में रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट है ही नहीं, केवल बचता है इमेजिनरी पार्ट। अब हम आगे क्या जानते हैं कि इतना रूट्स निकालने के बाद हमें मालूम है कि जो जनरल सॉल्यूशन होगा इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस PI पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो CF प्लस PI है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इमेजिनरी पार्ट अगर देखा जाए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, तो ये CF की वैल्यू क्या होती है आपको वेल नोन है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये a cos अंडर रूट के m बाई टी, ये वैल्यू आपके पास आएगी। इस इमेजिनरी पार्ट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये आएगा। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, क्योंकि रियल पार्ट 0 है तो इसलिए PI की वैल्यू पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा, वो 0 आएगा। तो जनरल सॉल्यूशन हमारा CF प्लस PI होता है, PI 0 हो गया तो x की वैल्यू सिर्फ CFI कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आई, तो x की वैल्यू हमें ये दिखाई पड़ गई। इतनी बात तो सिंपली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से समझ में आई। ठीक है, अब x क्या चीज है, सबको मालूम है x क्या है, इसमें x डिस्प्लेसमेंट है, इसमें x डिस्प्लेसमेंट है। यही फॉर्मूला, यही मैथमेटिक इसके लिए अप्लाई करेंगे, यहां थीटा की वैल्यू आएगी, यही वैल्यू थीटा के टर्म में आएगी, और अंदर कहते हैं g और l के फॉर्म में आएगा, जहां k m है वहां g और l होगा। ठीक है, तो इक्वेशन का फॉर्मेट हमेशा ऐसे ही आएगा। यहां एक बात बड़ी खास दिखाई पड़ रही है कि cos एक हार्मोनिक फंक्शन है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, और साइन भी एक हार्मोनिक फंक्शन है। तो इसका मतलब जो x होगा, x का जो फॉर्मूला है, x का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी एक हार्मोनिक फंक्शन होगा। ठीक है, और इसीलिए इसको हम लोग हार्मोनिक फंक्शन है और बहुत सिंपल है तो इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो आज यहां डिसाइड हो गया कि जब भी कोई हमारे पास ऑसिलेटिंग बॉडी आएगी तो उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी आएगा जब साइन कॉस के टर्म यहां आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री से अगर इसमें एक बात करें तो इसको ट्रिग्नोमेट्री से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद इसको हम सिंपली साइन या कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस साइन को कॉस में बदल लें या इस कॉस को साइन में बदल लें, तो एक ही साइन या कॉस एक ही कुछ हो सकता है। तो याद करिए हम लोगों ने बहुत पहले फर्स्ट या शायद थर्ड लेक्चर में एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन किया था, तो वहां जब सॉल्व किया था कुछ ऐसा आया था, x इज इक्वल टू आया था अपने पास x cos ओमेगा टी, और y इज इक्वल टू आया था, जब y एक्सिस पे देख रहे थे तो कैपिटल Y साइन ओमेगा टी। ठीक है, ऐसा आया था। तो अगर ये cos साइन में बदल जाए तो ये इक्वेशन मिल जाएगी, इस तरीके से मिल जाएगी, और साइन cos में बदल जाए तो इस तरीके की इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन सेम ही है, इसको वहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा था, तो यहां पर भी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये आया। अब यहीं से थोड़ा अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि व्हाट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये बात क्लियर हो गई कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इतना पार्ट खत्म हो गया है ना। अब इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में हम ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या चीज है थोड़ा समझ लें, और थोड़ी इसकी वैल्यू को तब लेके सामने बढ़े।